साथियों, बहुत बड़ी बिग अपडेट है, बिग न्यूज़ है आपके लिए कि सेकंड ग्रेड की जो नई वैकेंसी है 2025-26 वो आ चुकी है 6500 पदों पर। पद यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। हिंदी के 1005 पद हैं जो कि नॉन टीएसपी के हैं, ये टीएसपी के हैं, और अंग्रेजी के 1150 हैं, संस्कृत के 500 ये 842 पद हैं, गणित के 1184 और बाकी के पर टोटल 5804 पद इसके हैं और 696 पद इसमें नॉन टीएसपी के हैं। इसकी जो मुख्य ये एक विस्तृत जो विज्ञापन है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। हर एक के जो कि डिटेल्स वाला जो विज्ञापन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसके बेस पर ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इसी के आधार पे मान्यताएं होंगी आपकी, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर जमा कराते हो। इसलिए इसके जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ देखें आप, विशेष नोट है। विशेष नोट का यही है कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के मतलब नॉन टीएसपी का टीएसपी का कैंडिडेट नॉन टीएसपी वाले में आवेदन कर सकता है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निर्वाचित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदक में जरूर भरें। जो टीएसपी के हैं वो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी इसके लिए पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र माने जाएंगे। ध्यान रखना, नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में नहीं जा सकते आवेदन के लिए, बाकी टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आवेदक में उनको वहाँ पर रेफरेंस देना होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे कोई एसएसटी से भी देना चाहता है और कोई संस्कृत से भी देना चाहता है, दो अलग अलग विषय हैं तो इनको 2 बार फॉर्म भरना होगा, एसएसटी से भी और संस्कृत से भी। इसके अलावा जो ये निर्देश हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट में है अगला कि सीधी भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, और इसके अलावा इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है। इसके यदि रिक्त पद रहते हैं, अगर इसके क्या रहते हैं, रिक्त पद रहते हैं कोई भर्ती में, तो इसके आगामी 3 वर्षों में जो भी एग्ज़ाम होती है उसके अंदर जो भी भर्ती आएगी वो इसके खाली पद, इसके जो रिक्त पद होंगे एससी, एसटी, ओबीसी के, वो किससे भरे जाएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी से ही भरे जाएंगे। समझ आ रही बात कि अगर इस भर्ती में जिस कैटेगरी के पद खाली रह गए उन पदों को अगली भर्ती में आगामी 3 वर्षों में, भाई अब की बार कम ले लिए, जैसे पद माना, जैसे गणित के पद देखो आप, 700 सीट यदि पद खाली रह गए, अब उसमें से डिपेंड करेगा कि एससी के कितने रहे हैं, एसटी के कितने रहे हैं, ओबीसी के कितने रहे हैं, ठीक है। जनरल के ईडब्ल्यूएस के फॉर्म खाली नहीं रहते हैं। अब इसमें तीनों कैटेगरी के यहाँ पर फॉर्म खाली हैं, यहाँ पर ये कैटेगरी के फॉर्म खाली हैं, इसमें एमबीसी भी है, ध्यान रखना। तो ये जो 700 फॉर्म हैं ये अलग अलग कैटेगरी के हो गए। अब ये अगली भर्तियों में थोड़े थोड़े जुड़ करके इनकी भर्तियाँ पूरी करेंगे ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ईडब्ल्यूएस का है कोई कैंडिडेट, यदि ईडब्ल्यूएस के पद खाली रहते हैं, यदि खाली रहते हैं तो वो किससे भरे जाएंगे, सामान्य से भरे जाएंगे, ठीक है, सामान्य से भरे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता है, ये विच्छिन्न विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, इनका उसी कैटेगरी की महिलाओं से भरा जाएगा, उसी कैटेगरी की, ठीक है, उसी कैटेगरी की महिलाओं से। मतलब एससी की महिला है तो एससी से, एसटी की महिला है तो एसटी से, और ओबीसी की महिला है तो ओबीसी से, और इसमें भी ईडब्ल्यूएस की महिला है उसको भी किससे भरा जाएगा, वही सामान्य से भरा जाता है। पुरुष वर्ग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे हम बात करें यहाँ पर कि जो विशेष योग्यजन या निःशक्त जन है उनके लिए हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब जैसे उनकी टोटल सीटें माना 5 सीटें हैं
तो 5 सीट पे सिर्फ और सिर्फ विशेष निःशक्तता का वाला ही कैंडिडेट जा सकता है, अदर किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है उसके अलावा मतलब अदर नहीं जा सकते। जैसे उसमें SC ST में तो सामान्य महिला भी आ गई थी, इसमें नहीं आ सकता। सेम भूतपूर्व सैनिकों में है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में भी सेम प्रक्रिया है। जैसे 10 यदि सीटें हैं एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की, तो उन पर भी वही आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दे रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा, भूतपूर्व सैनिक, आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान का मूल निवासी पर ही लाभदेही होगा। और अगर अदर आप किसी स्टेट से हैं तो आपको फॉर्म जनरल सामान्य से भरा जाएगा। इसके अलावा अंतिम पद हेतु आरक्षित हेतु स्थिति में लागू होंगे। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, BA या BSc प्लस साथ में आपकी B.Ed का होना ज़रूरी है। ये NCT ध्यान रखना, आजकल संस्कृत डिपार्टमेंट में तो ये एक सर्टिफिकेट आता है अपने कॉलेज से, आपकी जो B.Ed कॉलेज होती है उससे आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, इसे आप ले सकते हो, अभी ला सकते हो आप, अभी फ्री भी, जब भी आप फ्री हो कभी, तो ये सर्टिफिकेट आप आपकी कॉलेज से लाना। ठीक है, ले आना, ये देते नहीं है वैसे तो, डिग्री और मार्कशीट मिलती है हमारे पास, लेकिन ये भी ध्यान रखना। एपियरों के लिए ध्यान रखें, यहाँ पर जो मुख्य रूप से RPSC का जो अभी आपने देखा होगा लगभग 52-53 हज़ार कैंडिडेट हैं, उनको बाहर किया है, उनके क्लोज किए हैं फॉर्म। तो इनका क्या रीज़न है वो यहाँ पर नोट में दे रखा है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इत्यादि ये आपके पूर्ण होने चाहिए। कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर या फिर B.Ed फर्स्ट ईयर, हाँ B.Ed फर्स्ट ईयर का कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई ना करे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई ना करे, ध्यान रखना, B.Ed फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, और जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है, मतलब वो सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं वो इसके लिए पात्र हैं। फर्स्ट ईयर वाले जिन्होंने अभी प्रवेश लिया है फर्स्ट ईयर में और वो सोचता है कि चलो भर्ती को टाइम लग जाएगा 1-2 साल, तो ऐसे कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो बाद में आपको देखो यहाँ पर जो लॉस उठाना होगा वो आप यहाँ पर नज़र आ रहा है कि धारा 217 के अकॉर्डिंग कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है और आप उस प्रक्रिया में आगे तक जा रहे हो, तो आपको आगामी 3 वर्षों की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से वर्जित, डिबार किया जाएगा, विवर्जित, बाहर किया जाएगा। तो ये चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बाकी आगे आप देखें, जो काम की चीज़ें हैं, आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष होती है, न्यूनतम 18 वर्ष, ध्यान रखें, 1/1/2026 से है। अगर आप छूट लेना चाहते हो SC ST OBC EWS, यहाँ पर पुरुष वर्ग को कितनी है, 5 वर्ष की है, महिला को है यहाँ पर 10 वर्ष की। इसके अलावा सामान्य महिला को है 5 वर्ष की। और इसके बाद हम देखें यहाँ पर कि विच्छिन्न या विधवा महिलाओं को कितनी है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। अगर इसमें आप छूट लेना चाहते हो तो फॉर्म भरते समय इसको आप टिक करेंगे। इसके अलावा ये कोई काम की नहीं है, ऐसे नॉर्मली हैं। चयन प्रक्रिया आपको पता है, 2 एग्ज़ाम होती हैं, 2 पेपर होते हैं और दोनों में आपको अलग अलग 40% लाना ज़रूरी है। SC ST के लिए ज़रूरत 35% का है इसके अंदर। ठीक है, परीक्षा का भी तिथि अब घोषित नहीं की है, अभी ये एग्ज़ाम लग जाएँ पहले, उसके बाद आगे आप सभी इसी पे फोकस करें, आगे की तो बात की देखी जाए। ठीक है, इसके अलावा आवेदक की आप डेट यहाँ पर देख सकते हो, जो डेट है यहाँ पर 19 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक, 17 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिल करना है, कोई गलती ना करें। गलती में आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। स्वयं का नाम देखेंगे, ठीक है, फादर नेम देखेंगे, मदर नेम देखेंगे, इसके अलावा DOB और मेल और फीमेल, ये ज़रूर चेक करेंगे। इसके अलावा आगे आप बात करें आवेदक संशोधन पत्र में संशोधन संबंधित, ये सूचना आपको बाद में मिलेगी संशोधन की। ठीक है, जिसके अंदर आपको 60 दिन पूर्व अर्थात 7 दिन के लिए, 60 दिन पूर्व और 60 दिन के लिए ऑनलाइन को त्रुटि को सुधारने के लिए किया जाएगा। तो आप आपकी जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं, जो आपकी एजुकेशन डिग्रियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करें, फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, ये नहीं आधार कार्ड के आधार पर फॉर्म फिल कर दिया बाद में सही करवा रहा हो। तो 500 रुपये की जो फॉर्म फीस है ये आपको देनी होगी अगर आप सही करवाते हो तो। और RPSC में DV के समय भी आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी होती है अगर आप जब तक ठीक नहीं कराते तो।
ये है आपके 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये ये फीस है, जो कि ध्यान है आपको। OTR से फॉर्म भरा जाएगा। में इसके अंदर पेपरों में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यही है, वही फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है। दूसरे में 150 प्रश्न आते हैं और ये आपके 300 नंबर का होता है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, दिस मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40%, प्रोवाइड प्रेजेंट फिक्स रिलैक्सन 5% SC ST को दिया जाएगा। ध्यान रखें इसके अंदर एक चीज़ बात नहीं लिखी गई है, ईच मतलब दोनों पेपरों में अलग अलग की बात इसके अंदर नहीं कही गई है, ये काम की बात है। दोनों पेपर में अलग अलग की बात नहीं कही गई है। इसमें देखो यहाँ पर कहीं भी ईच मार्क नहीं लिखा रखा है, क्वालिफिकेशन है शैल बी 40%, ठीक है, और SC ST को 35%। तो इसका सीधा सा ये कह सकते हो आप दोनों पेपरों में मिला करके आपको लगभग कितना नंबर चाहिए, वो चाहिए आपको 40%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके अंदर ईच का शब्द नहीं लिखा गया है। आपको मैं फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन दिखा रहा हूँ आपको एक बार। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन है, और इस फर्स्ट ग्रेड वाले में देखो क्लियर ये बात कही गई है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स द ईच पेपर शैल बी 40%। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ईच पेपर, यानी प्रत्येक पेपर में, इसका मतलब है प्रत्येक पेपर में। जबकि सेकंड ग्रेड वाले में ये बात नहीं कही गई है, अर्थात आपको दोनों में मिला करके कितने नंबर चाहिए, 40% और SC ST को 35%। तो ये बहुत ही गणित और विज्ञान वाले छात्रों के लिए, बहुत ही स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब देखें आगे और, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखें, आप दोनों पेपरों में चाहिए। इसके अलावा आगे की हम बात करें, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, और इसके अलावा यहाँ पर ये कोई ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ये है कि जिस कैटेगरी में आप हो, जैसे SC में हो तो आपको SC से ही क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई, गलत कैटेगरी से आप अप्लाई ना करें, अन्यथा आप बाहर किए जाओगे सीधे। ये बात इसमें कही गई है। जिस भी कैटेगरी से हो आप, ST से होता है ST से, OBC से होता है OBC से, जनरल से हो तो जनरल से, EWS से हो तो EWS से। प्रमाण पत्रों के बारे में, सत्यता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो लिखा हुआ है देखो, जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक है मूल निवास, ठीक है, एक है जाति प्रमाण पत्र। ये बातें मैंने कंप्लीट रीड कर लिया, आप निश्चिंत रहें। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये विवाहित महिला का, देखो बाकी का तो दिक्कत ही नहीं आती, विवाहित महिला का, चाहे महिला हो, सामान्य महिला हो मतलब एकल महिला, या फिर हो पुरुष वर्ग, ठीक है, इन सभी का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का चाहिए आपको, पिता के नाम का। ये बात काम की है, क्योंकि इसके अभाव में RPSC ने पिछली बार 2022 वाली जो भर्ती थी बेटा, इसके अंदर साथियों बाहर किया है, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेटों को इसके अंदर बाहर किया है, जिन्होंने पति के नाम का लगा रखा है उनको यहाँ पर बाहर किया जाता है। पति के नाम का यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें, इसका नाम का वैलिड नहीं है, सिर्फ किसके नाम का वैलिड होगा, पिता के नाम का। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है ये बात। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि आगे जो इसमें दे रखा है ये हो गया, और इसके अलावा जो EWS है ना, ये भी किसके नाम का चाहिए, पिता के नाम का। इसके अलावा और जो काम की बातें हैं वो देखो कि आपका OBC, EWS ये आप नया बनवा लें, ठीक है, नया बनवाएं, ये आप नया बनवाएं, क्योंकि पुराने वाले, क्योंकि भर्ती में साल भर का समय होता है, और RPSC में वही आपका पुराना वाला जो मतलब इस समय जो आप बनवाते हो वही आपसे मांगा जाता है, इसलिए आप इसे नया ही बनवा लें। SC और ST वाले लोग, ठीक है, ये लोग हैं इनके 2018 के बाद का, 18 के बाद का जो कि डिजिटल होगा, बस वो मस्ट है, डिजिटल होना ज़रूरी है, बाकी तो ये कभी कभी चल जाता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, जो विधवा महिला है उसके लिए, या फिर जो डिवोर्स कैटेगरी वाली महिलाएं हैं
उनका जो डिग्री और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो इसकी लास्ट डेट है इसकी 17 सितंबर, उससे पहले के होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर हम ये बात करें EWS सर्टिफिकेट, ये सारे ये कब के होने चाहिए, ये भी आपके कब के होने चाहिए, 17 सितंबर से पहले। 17 सितंबर 2025 से पहले के आपके ये होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। यही सेम इनके होने चाहिए 17 सितंबर से पहले, मतलब इसकी लास्ट डेट से बढ़ने से पहले। बढ़ती है डेट उससे मतलब नहीं होता, इस विज्ञापन में जो डेट लिखी गई है उससे है मतलब। ठीक है, तो यही ध्यान रखें। और अनापत्ति जो प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो पहले से वो हैं पोस्टेड कार्मिक हैं, NOC जिनको चाहिए, जो NOC वो आपको अभी से अप्लाई कर देना। जब आप फॉर्म फिल करो तब आपको NOC के लिए अप्लाई करना है। NOC का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, बना रखा है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके अलावा ये इसकी मेन बातें थी, और इसके अलावा कोई इसमें और भी स्पेशल बात है नहीं। जो काम की थी वो आपको मैंने सारी लगभग बता दी हैं। दोनों पेपरों में आपको 40 और 35% मार्क्स चाहिए। सीट यहाँ पर है ये। किताबों बुक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि मूमल जी करंट के लिए पढ़ना आप। ठीक है, करंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान की करंट आती है ओनली 4, और सब्जेक्ट वाइज आप अलग अलग ले सकते हो। ठीक है, बाकी GK के लिए आप एक नाथ पब्लिकेशन चलती है, वो भी ठीक है। गाइड के रूप में जो गाइड चलती है ना, वो बेस्ट बुक है। ठीक है, तो वो आप पूरी अच्छे से करें, क्योंकि कंप्लीट पढ़ें, क्योंकि सेकंड ग्रेड है। और आपको पता है 8वां CPC भी लगने वाला है, एक 2026 में लगभग 27 तक। तो उसमें भी आपको लगभग मैं कहूँगा कि सेकंड ग्रेड की सैलरी लगभग 85,000 के लगभग हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और आप इसे कंप्लीट पढ़ें, अच्छे तैयारी करें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। और कोई दिक्कत है, किसी भी साथी को कुछ भी डाउट है, तो आप इसे कमेंट्स कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा।